तो जितना इंग्लिश सीखना इंपॉर्टेंट है उतना ही प्रैक्टिस, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश सीखने से बिना प्रैक्टिस के बगैर आप स्पीड और एक्यूरेसी नहीं आएगी, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस उतनी तेजी से। ठीक है, all her furniture was imported from Italy. Poems written by Dinkar are too famous among the masses. You are not of the same height as I am. We were planning to attack their posts before the sunrise. The sum and substance of this is that we cannot leave until he will come. बताइए तो क्या है एरर? सब में एरर ढूंढना है आपको। देखिए, ऑल हर फर्नीचर वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम इटली। उसका सारा फर्नीचर इम्पोर्ट किया गया था कहाँ से? इटली से। इसमें कोई एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है। द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर टू फेमस अमॉन्ग द मासेस। टू फेमस का टू मतलब होता है नेगेटिव सेंस होता है। टू का मतलब होता है इतना ज़्यादा जितना होना नहीं चाहिए। अब कोई पोएम फेमस है, अच्छी बात है, जितना फेमस उतनी अच्छी बात है। टू फेमस, आवश्यकता से ज़्यादा फेमस, जितना होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, ऐसा कहना गलत है। आपको लिखना चाहिए कि द पोएम रिटन बाय दिनकर, द पोएम्स रिटन बाय दिनकर आर वेरी फेमस अमॉन्ग द मासेस। जनता के बीच बहुत फेमस है। यू आर नॉट ऑफ द सेम हाइट एज आई एम। आप बताएं आपको कि जब भी आप हाइट, लेंथ, वेट, एज, कलर, साइज, शेप बता रहे हो तो ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो आप लिखेंगे यू आर नॉट द सेम हाइट एज आई एम। आप उसी उम्र के, उसी हाइट के नहीं है जिस हाइट का मैं हूँ। वी वर प्लानिंग टू अटैक देयर पोस्ट बिफोर द सनराइज। हम लोग योजना बना रहे थे अटैक करने का उनके पोस्ट पर, उनके चौकियों पर, बिफोर द सनराइज, सनराइज के पहले। नो एरर। द सम एंड सब्सटेंस ऑफ दिस, इसका जो सारांश है इज़ वो ये है दैट कि वी कैनॉट लीव, हम लोग निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते,
until he comes, जब तक कि वो आ न जाए। देखिए क्या है, आपको बताया है मैंने कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज टिल, until या WH सबऑर्डिनेट क्लॉज से आफ्टर, बिफोर, as soon as long as, provided, if, unless, इनसे शुरू होता है। कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात की मैंने? तो कोई अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है और उसमें फ्यूचर सेंस देना है, तो फ्यूचर सेंस देने के लिए ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसकी शुरुआत इन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हो। किन से? टिल, अनटिल, अनलेस, इफ, प्रोवाइडेड, ऑन कंडीशन दैट, एज सुन एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर। तो ऐसे या WH सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऐसे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होने वाले सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर फ्यूचर सेंस देना होता है तो फ्यूचर सेंस आ जाता है, लेकिन लिखता होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंसेस लिखते होते हैं। तो जब तक कि वो आएगा नहीं, फ्यूचर सेंस देना है तो ये नहीं कि अनटिल ही विल कम, आपको लिखना है अनटिल ही कम्स, प्रेजेंट टेंस लिखना है, उससे फ्यूचर सेंस आएगा। ठीक है, the blind's problems are not being addressed by the administration. They requested the singer to repeat the song again. Child starts understanding things very well. When he or she attains the age of 6, it took me a long time. It took me a long time to realize that I was in a bad company. This chemical affect human health adversely. चलिए बताइए तो। I am fine, Razveer. Hope you are also doing very well. The blind's problems. The blind's problems यानी अंधे लोगों की समस्या। आपको लिखना पड़ेगा the problems of the blind, अंधे लोगों की समस्या, या the blind
people's problems. Blind people, the blind people's problems, yeah, the problems of the blind are not being addressed, by the administration. They requested the singer, उन्होंने रिक्वेस्ट किया सिंगर से टू रिपीट द सॉन्ग अगेन. रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना. अगेन रिडंडेंट एक्सप्रेशन है, सुपरफ्लुअस यूज है वहाँ वर्ड अगेन का. द चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग, बच्चा शुरू कर देता है समझना. यहाँ थिंग्स होना चाहिए, चीज़ों को. वेरी वेल, बहुत अच्छे से. when he or she attains the age of 6, जब वो 6 साल की उम्र प्राप्त कर लेता है. तो चाइल्ड स्टार्ट्स अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, कोई बच्चा शुरू कर देता है समझना चीज़ों को बहुत अच्छे से. when he or she attains the age of 6, जब वो 6 साल का उम्र प्राप्त कर लेता है. it took me a long time, इसने लिया बहुत समय मेरे लिए, टू रियलाइज, ये महसूस होने में, that I was in a bad company, कि मैं बुरे संगत में था, अच्छे लोगों के साथ नहीं था. इसमें कोई एरर नहीं है. दिस केमिकल्स इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ एडवर्सली. इफेक्ट नाउन होता है, इफेक्ट मतलब प्रभाव, अफेक्ट मतलब प्रभावित करना, ये वर्ब होता है. देखिए इफेक्ट वर्ब भी है, इफेक्ट मतलब करना. The changes were effected during the Vajpayee government. इन चेंजेस को अंजाम दिया गया. तो करना या अंजाम देना. बाकी इफेक्ट जो है नाउन है, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव या असर. अफेक्ट वर्ब है, प्रभावित करना. How he went into the cell, it's still a mystery for us, for we all. One must be proud of their motherland and culture and its culture. Not far from my work, a mighty river flows. The manager and director were on the same page. As
regarded कहाँ एरर है? हाउ ही वेंट इनटू द सेल, कैसे वो सेल में गया, कोठरी में गया. इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर, अभी भी एक मिस्ट्री है फॉर अस ऑल, हम सब के लिए. प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन या नाउन इक्विवेलेंट आते हैं उन्हें हम प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं. तो वी ऑल नहीं अस ऑल. वन मस्ट बी प्राउड ऑफ, व्यक्ति को होना चाहिए प्राउड ऑफ वंस मदरलैंड, अपने मातृभूमि को लेकर, इट्स कल्चर, और जो इसका कल्चर है, मतलब अपनी मातृभूमि और मातृभूमि का जो कल्चर है, ठीक है चलेगा, उसको लेकर के प्राउड फील करना चाहिए. नॉट फार फ्रॉम माई वर्क, मेरे ऑफिस से बहुत दूर नहीं. जब ऑफिस का वर्क मतलब ऑफिस होता है तो वर्क के पहले द नहीं लगता है. वर्क मतलब जब ऑफिस होता है तो वो वर्क के पहले द नहीं लगता है. तो नॉट फार फ्रॉम माई वर्क, मेरे ऑफिस से बहुत दूर नहीं. माइटी रिवर फ्लोज, एक बहुत बड़ी सी नदी बहती है, इसमें भी कोई एरर नहीं है. द मैनेजर एंड डायरेक्टर वर ऑन द सेम पेज, मैनेजर और डायरेक्टर वर ऑन द सेम पेज, दोनों एक ही सहमत थे. अब दो लोग थे अगर ना, तो यहाँ पे डायरेक्टर नहीं चलेगा, द डायरेक्टर. दो अलग अलग अगर लोग हैं तो दोनों के साथ ये डिटर्मिनर लगाना जरूरी है कि द मैनेजर एंड द डायरेक्टर वर ऑन द सेम पेज, यानी दोनों सहमत थे एज रिगार्ड्स दिस पॉइंट, जहाँ तक इस बात का सवाल है, या एज रिगार्डेड दिस पॉइंट. एक्चुअली क्या है ना, आप एज रिगार्ड्स दिस पॉइंट ये अपने तरफ से अभी ऐड करना चाहते हैं कि जहाँ तक इस बिंदु का बात है, इस चीज़ की बात है, दोनों इस चीज़ को लेकर के सेम पेज पे थे, यानी सहमत थे. अब ये नहीं कि वो एज रिगार्डेड दिस पॉइंट, जहाँ तक इस मुद्दे जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, जहाँ तक इस मुद्दे की बात थी, दोनों एक ही पेज पर थे. दोनों हो सकता है, यहाँ पे दोनों हो सकता है. तो जहाँ तक इस मुद्दे की बात थी वो भी हो सकता है, एज रिगार्ड्स दिस पॉइंट ये भी हो सकता है. क्यों ऐसा हो सकता है बताइए? क्योंकि जो मैनेजर और डायरेक्टर थे वर ऑन द सेम पेज, वो दोनों सहमत थे. जहाँ तक रिगार्ड का मतलब होता है से संबंध होना, एज रिगार्डेड, जहाँ तक आपको पता है रिगार्डेड के पहले कुछ छुपा हुआ है, इस पर भी मैं एक चीज़ बताऊंगा. देखिए क्या है, जब दो, व्हेन, THOU, दो मतलब यद्यपि, WHEN, व्हेन मतलब जब, टिल, अनटिल, इफ, ये इस तरह के सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं कि अगर इनसे सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होता है तो इनके, और एज भी उसमें आता है एज, तो उनके बाद अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और बी का फॉर्म होता है इज एम आर वॉज वर, तो प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट हो और बी यानी इज एम आर वॉज वर वर्ब का काम कर रहा हो, तो हम दोनों को चाहें तो लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं. एज इट रिगार्डेड दिस पॉइंट, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट है इट, उसको छोड़ सकते हैं. एज इट रिगार्डेड दिस पॉइंट, जहाँ तक, जैसा कि इसका संबंध था इस पॉइंट से, जहाँ तक इट मतलब एक छुपा हुआ है, इसका संबंध था इस पॉइंट से,
एक्चुअली इसमें दो बात है, देन और एज। इसके बाद हमेशा एक चीज़ का ध्यान देना है कि सब्जेक्ट के रूप में अगर इट हो, वॉट हो और दे हो, देखिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम करते हैं। अगर ये सब्जेक्ट का काम करें, जाहिर सी बात है इसके बाद वर्ब आएगा, जाहिर सी बात है इसके बाद ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल आएगा। तो ध्यान, ये तीन चीज़ें, ये तीन सब्जेक्ट नहीं लिखे जाते हैं, ध्यान रखना। दूसरी चीज़ हमने क्या बताई थी, दूसरी चीज़ हमने ये बताई थी कि व्हेन, इफ, दो, अनटिल या टिल, और अनलेस, इनके बाद अगर कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट का काम कर रहा है और बी क्रिया का फॉर्म है, यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, बाकी आगे तो चीज़ें, तो आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं इनके बाद। अब यहाँ देखिए एज के बाद अगर ये प्रोनाउन हो, इट, वॉट, दे, प्रोनाउन तो लिख सकते भी हैं और नहीं भी लिख सकते, लेकिन अगर ये प्रोनाउन हो एज के बाद इट, वॉट, दे, तो कभी नहीं लिख सकते हैं। मैं इसी पर चर्चा कर रहा था। तो यहाँ एज के बाद एक प्रोनाउन सब्जेक्ट छुपा हुआ है, वो नहीं लिखा गया है, वो प्रोनाउन सब्जेक्ट है इट। तो जो मैनेजर और डायरेक्टर थे ऑन द सेम पेज, वो सहमत थे एक बात को लेकर, एज इट रिगार्डेड दिस पॉइंट, जहाँ तक संबंध रखता था ये बिंदु, जहाँ तक इस बिंदु से संबंध था, इस बात से संबंध था, दोनों एक पेज पे थे। तो जहाँ तक इस बात से संबंध था या जहाँ तक इस बात से संबंध है, दोनों हो सकता है। सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलिए अब इसको पढ़ना है और इसको पढ़ के इसका आंसर करना है। देखो बहुत लोगों ने, मैंने देखा अभी कमेंट बॉक्स में कि बहुत लोगों का आंसर गलत है। उन्होंने क्या लिख दिया, यहाँ वॉज लिख दिया। अरे भाई पहले सेंटेंस का अर्थ समझो। कह रहा है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब है अग्री कर रहे थे, सहमत थे। तो सहमत तो तभी होंगे ना जब ये दो लोग होंगे। तो ये नहीं करना है कि इसको वॉज बना देना है, क्योंकि यहाँ दो लोगों की ज़रूरत है, तो बल्कि यहाँ चेंज करना ज़रूरी है। तो इट्स वेरी, आप लोग क्या करते हैं ना, रूल्स सिर्फ पढ़ते हैं, रूल्स का कोई मतलब नहीं है। आप सारे रूल्स को एक जगह रख के और 45 क्वेश्चंस लगाना शुरू करिए टियर 2 का। वो सारा रूल्स आप अपने साथ रखिए, 2 घंटे का टाइम लीजिए, 45 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है। तो रूल्स का कोई मतलब नहीं है। इफ़ यू डू नॉट नो इंग्लिश, अगर इंग्लिश नहीं आता है तो चलिए इसको पढ़ते हैं पहले। लेट्स रीड इट फर्स्ट एंड देन विल आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। More than half of Indian women and almost a quarter of Indian men of working age suffer from anemia. More than half of Indian women. जो भारतीय महिलाएं हैं उनका आधे से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा, एंड ऑलमोस्ट, और लगभग क्वार्टर ऑफ इंडियन मैन, क्वार्टर मतलब 25% ऑफ इंडियन मैन ऑफ वर्किंग एज। वर्किंग एज जो है, वर्किंग एज यानी इधर से 17, 18 प्लस ले लीजिए, उधर 45, 46, 48, ये वर्किंग एज है। तो मोर देन हाफ ऑफ इंडियन वुमेन, 50% से ज़्यादा भारतीय महिलाएं, एंड ऑलमोस्ट अ क्वार्टर, लगभग 25% इंडियन मैन, भारतीय पुरुष ऑफ वर्किंग एज के सफर, जूझ रहे हैं फ्रॉम एनीमिया, खून की कमी से। एक बीमारी है एनीमिया। अकॉर्डिंग टू स्टडीज़, अध्ययन जो हुए उनके मुताबिक, दे आर एनीवेयर फ्रॉम 5 to 15% लेस प्रोडक्टिव। और ये लोग 5 से 15% के बीच कहीं पे भी लेस प्रोडक्टिव है, कम प्रोडक्टिव है, उत्पादक क्षमता उनके अंदर इतनी कम है, दैन दे कुड बी, जितना प्रोडक्टिव वो हो सकते थे,
जितना उत्पादक क्षमता उनके अंदर हो सकती थी उससे 5 से 15% के बीच कम उत्पादक हैं। एज अ रिजल्ट देयर ऑफ, किसके रिजल्ट या परिणाम के स्वरूप, एनीमिया के कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कम है। जितना प्रोडक्टिव वो हो सकते हैं उससे 5 से लेकर 15% के बीच में उतना कम प्रोडक्टिविटी है। इंडिया ऑल्सो हैज़ द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन इन द वर्ल्ड। इंडिया हैज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट ट्यूबरकुलोसिस बर्डन। भारत में यह भी बात है कि सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस का बर्डन है, यानी ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स सबसे ज़्यादा हैं इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा है। मतलब जितने दूसरे देशों में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनके मुकाबले इंडिया में सबसे ज़्यादा हैं ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स। कॉस्टिंग 170 मिलियन वर्क डेज टू द कंट्री एनुअली। जो कॉस्ट करता है, जो कीमत वसूलता है, यानी जिसकी का खामियाजा भुगतना पड़ता है कि 170 मिलियन वर्क डेज, 170 मिलियन यानी 17 करोड़ वर्क डेज, यानी एक आदमी का कार्य एक दिन का जोड़ें तो उतना करोड़ जो व्यक्ति का कार्य दिन है वो खामियाजा भुगतना पड़ता है टू द कंट्री एनुअली, देश को इतना समय। मतलब 170 मिलियन वर्क डेज का मतलब होता है एक आदमी एक दिन में जितना कार्य करेगा उसको 1 वर्क डे कहते हैं। तो इस तरह से 170 मिलियन यानी 17 करोड़ वर्क डे का नुकसान होता है भारत को एनुअली ट्यूबरकुलोसिस के कारण। बट व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, लेकिन व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ उतना ही इम्पॉर्टेंट है एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी नाउ, जो प्रोडक्टिविटी चली गई, ख़त्म हो गई। भाई जो आदमी बीमार है, ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है, एनीमिया से पीड़ित है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। तो जो लॉस्ट प्रोडक्टिविटी जितना इम्पॉर्टेंट इज़ लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। बट व्हाट इज़ जस्ट एज इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो चीज़ उतना ही इंपॉर्टेंट है एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता हमने खत्म कर दी, उतना ही इंपॉर्टेंट है इज लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर। फ्यूचर में जो पोटेंशियल है, जो उत्पादक क्षमता है हमारी, उसमें जो लॉस्ट या खो देंगे हम, वो उतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो हम ऑलरेडी अभी खो चुके हैं तो वो तो इंपॉर्टेंट चीज़ है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो बट व्हाट इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज लॉस्ट प्रोडक्टिविटी, जो लॉस्ट प्रोडक्टिविटी मतलब जो प्रोडक्टिविटी हम खो चुके, उस प्रोडक्टिविटी जितना ही इंपॉर्टेंट है लॉस्ट पोटेंशियल इन द फ्यूचर, कि फ्यूचर में जो संभावना या पोटेंशियल है, जो हमारी उत्पादकता हो सकती है, उसका खोना या उस खोया हुआ संभावना फ्यूचर में, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली क्लियर, ये बन रहा है ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर या स्पष्ट हो रहा है, दैट ऑन मेनी मेजर्स ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी, जो कॉग्निटिव एबिलिटी या मेंटल क्षमता होती है आदमी की, उसके कई मानकों पर malnourished इंडियन चिल्ड्रन, जो कुपोषित भारतीय बच्चे हैं, परफॉर्म 2 और 3 टाइम्स वर्स, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा ख़राब परफॉर्मेंस करते हैं दैन देयर एडिक्वेटली नरिश्ड पीयर्स, अगर मुकाबला करा जाए उनसे पर्याप्त रूप से नरिश्ड या पोषण जिनको पीयर्स या उनके समकक्षों को मिला, उनके मुकाबले जो malnourished इंडियन चिल्ड्रन है उनका परफॉर्मेंस 2 से 3 गुना ख़राब है। फॉर एन इकोनॉमी दैट विल बी मोर डिपेंडेंट ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए दैट विल बी मोर डिपेंडेंट, जो ज़्यादा निर्भर होगी ऑन हाईली स्किल्ड वर्कर्स, ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स पे, ऐसी इकोनॉमी के लिए जहाँ हाईली स्किल्ड वर्कर्स पे डिपेंडेंस बढ़ने वाला है आगे चल के, दिस पोजेज अ सिग्निफिकेंट चैलेंज, ये प्रस्तुत करता है एक बहुत महत्वपूर्ण चुनौती कि malnourished चिल्ड्रन हैं जिनका कॉग्निटिव जो एबिलिटी है बहुत रिड्यूस्ड होता है मुकाबले स्वस्थ बच्चों के, एंड इट इज़ वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड, और ये एक ऐसी समस्या है दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड जिसको समाधान किया जाना चाहिए, गिवन देखते हुए इंडियाज़ डेमोग्राफिक आउटलुक, जो भारत का जनसंख्या बनावट, जनसंख्या का जिस तरह से वितरण है, उसको लेकर जो एक आउटलुक है, भविष्य को लेकर जो उसकी दृष्टि है कि किस तरह का डेमोग्राफी होने वाला इंडिया का, उसको देखते हुए ये ऐसी समस्या है जिसको एड्रेस किया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, निम्नांकित में से कौन सा जो है इन्फर किया जा सकता है, उसका अर्थ निकाला जा सकता है फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से कौन सा अर्थ निकाला जा सकता है? एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड malnourishment आर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ। एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस और malnourishment ये प्रभावित कर रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी। इन द फ्यूचर मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल, भविष्य में अधिकांश जो वर्किंग पीपल होंगे विल बी हाईली स्किल्ड, वो हाईली स्किल्ड होंगे, बहुत ज़्यादा उनको स्किल मिला रहेगा। इट इज़ मेनली ट्यूबरकुलोसिस, ये मुख्यतः ट्यूबरकुलोसिस है दैट पोजेज अ चैलेंज, जो चुनौती प्रस्तुत करता है टू पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, जो संभावित इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है आगे चलकर, उसके लिए चुनौती प्रदान करता है।
गिवन इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक, देखते हुए भारत का जनसंख्या की वितरण संबंधी जो आउटलुक है, एक गेस है, एक अनुमान है। malnourishment इन चिल्ड्रन शुड बी द मेन फोकस। malnourishment इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कुपोषण है, वो शुड बी द मेन फोकस, वो मेन फोकस होना चाहिए। ये सही है। अब आप कहेंगे कि एनीमिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड malnourishment आर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ नाउ, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी प्रभावित कर रहा है, ये नहीं कर रहा है ना malnourishment। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ को अभी प्रभावित नहीं कर रहा है? क्योंकि malnourishment बच्चों में आज है, ये इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करेगा फ्यूचर में, क्योंकि जब यही malnourished चिल्ड्रन बड़े होंगे, वर्किंग एज में आएंगे, तब इनकी प्रोडक्टिविटी रिड्यूस्ड होगी, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगा। अभी malnourishment की वजह से नहीं हो रहा है। इन द फ्यूचर में मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल, अधिकांश वर्किंग पीपल विल बी हाईली स्किल्ड। ये किसने कहा कि मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल? उन्होंने कहा कि आगे चलकर इंडिया जैसी इकोनॉमी में जहाँ हाईली स्किल्ड वर्कर्स पर निर्भरता रहेगी इकोनॉमी की। अब इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादातर लोग जो उस समय काम कर रहे होंगे वो हाईली स्किल्ड होंगे। इकोनॉमी की निर्भरता होगी हाईली स्किल्ड वर्कर्स पर, कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स पे भारत की इकोनॉमी निर्भर करेगी। पर इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादातर लोग जो काम करने वाले उस समय होंगे वो हाईली स्किल्ड होंगे। ये गड़बड़ है। इट इज़ मेनली ट्यूबरकुलोसिस दैट पोजेज अ चैलेंज। ट्यूबरकुलोसिस नहीं, malnourishment। ये मेनली malnourishment है दैट पोजेज अ चैलेंज, जो चुनौती प्रस्तुत करता है टू पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ, आगे चलकर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होने वाला है उसके लिए चुनौती प्रदान करता है। सो 4 इज द राइट आंसर, कि इंडिया का जो डेमोग्राफिक आउटलुक है, जनसंख्या वितरण संबंधी जो एक अनुमान है, उसको देखते हुए malnourishment इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कुपोषण, शुड बी द मेन फोकस, वो मेन फोकस होना चाहिए, उस पर हम ज़्यादा ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नांकित में से स्टेटमेंट्स में से कौन सा रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है व्हाट इज इम्प्लाइड बाय द पैसेज, जो पैसेज इम्प्लाई करना चाहता है, जो पैसेज अर्थ देना चाहता है, वो क्या अर्थ देना चाहता है, कौन सा स्टेटमेंट है जो अर्थ देना चाहता है? एजुकेशन सिस्टम मस्ट बी स्ट्रेंथेंड इन रूरल एरियाज, कि एजुकेशन सिस्टम को मस्ट बी स्ट्रेंथेंड, अवश्य ही मजबूत बनाया जाना चाहिए रूरल एरियाज में। इसकी तो बात ही नहीं हुई कहीं, है ना। लार्ज स्केल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, बड़े स्तर पर और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन हो स्किल डेवलपमेंट का, कुशल कौशल विकास का प्रोग्राम का, इज द नीड ऑफ द आर, ये समय की जरूरत है, ये भी नहीं कहा जा रहा है। फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास के लिए हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ ओनली स्किल्ड वर्कर्स, हेल्थ और न्यूट्रिशन केवल स्किल्ड वर्कर्स का नीड्स स्पेशल अटेंशन, उसको विशेष अटेंशन या ध्यान की जरूरत है, केवल स्किल्ड वर्कर्स का नहीं, सबका ध्यान देना है। फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, तेज आर्थिक विकास के लिए, एज एनविसाज बाय अस, जैसा कि हम लोग एनविसाज करते हैं, जिसकी दृष्टि रखते हैं, सोचते हैं, जो सोचा जाता है हमारे द्वारा, उसके लिए अटेंशन शुड बी पेड, ध्यान दिया जाना चाहिए टू हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द पीपल, लोगों के स्वास्थ्य और पोषण की ओर। ये बात सही है। तो ये पैसेज इंप्लाई करना चाहता है, पैसेज ये अर्थ देना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, निम्नांकित जो स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है, सही है। गोइंग फॉरवर्ड, आगे चलकर भविष्य में, इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन विल ग्रो, भारत का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगा। इंडियाज वर्किंग एज पॉपुलेशन विल ग्रो, यानी भारत में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ग्रो करेगा। ये बात सही है कि सही है कि नहीं सही है? इसलिए सही है क्योंकि यहां लिखा है एंड इट इज वन दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड। जब malnourishment के बारे में बात हो रही है कि malnourishment एक ऐसी समस्या है दैट रियली शुड बी एड्रेस्ड, जिसका समाधान अवश्य किया जाना चाहिए। गिवन, देखते हुए इंडियाज डेमोग्राफिक आउटलुक, भारत का जो डेमोग्राफिक आउटलुक है, डेमोग्राफिक आउटलुक जिस तरह का है उसके हिसाब से आज जो बच्चे हैं वो आगे चलकर वर्किंग एज में आएंगे। तो यही जो आज के बच्चे हैं, बहुत बड़ी संख्या आज जो बच्चे हैं जो वर्किंग एज में नहीं है, वो आने वाले हैं आगे चल के वर्किंग एज ब्रैकेट के अंदर। तो इसको पढ़ के समझ में ये बात आ रही है कि गोइंग फॉरवर्ड, अगर आगे चले हम देखें तो भविष्य में भारत का जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो बढ़ेगा, यानी इतने जो बच्चे हैं वो आगे चल करके ऐड हो जाएंगे, वर्किंग एज ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है वर्किंग एज के अंदर आने वाली पॉपुलेशन बढ़ेगी। सो दैट्स करेक्ट।
द बॉडीज ऑफ malnourished चिल्ड्रेन आर 2 or 3 times वीकर। जो बॉडी या शरीर है malnourished चिल्ड्रेन का, कुपोषित बच्चों का, उनकी बॉडीज आर 2 or 3 times वीकर, उनकी बॉडीज 2 या 3 गुनी कमज़ोर हैं देन एडिक्वेटली nourished चिल्ड्रेन, जो पर्याप्त रूप से नरिश्ड या पोषित बच्चे हैं उनके मुकाबले malnourished चिल्ड्रन का बॉडीज 2 या 3 गुना कमज़ोर है। बॉडी कमज़ोर नहीं है, कॉग्निटिव एबिलिटी की बात थी, मेंटल एबिलिटी की बात थी, तो ये गलत है कि उनका बॉडी कमज़ोर नहीं बताया गया है, मेंटल एबिलिटी कमज़ोर बताया गया है 2 से 3 गुना। मोर देन हाफ ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स, मोर देन हाफ, 50% से भी ज़्यादा ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स, ट्यूबरकुलोसिस के मरीज अक्रॉस द वर्ल्ड दुनिया भर में आर इन इंडिया, भारत में। ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि भारत में ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट सबसे ज़्यादा हैं, मतलब दूसरे देशों के मुकाबले, लेकिन ये कि दुनिया के जितने भी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट हैं उनका 50% से ज़्यादा इंडिया में है, ये नहीं कहा गया। भारत में सबसे ज़्यादा है, जैसे कोई देश है जहाँ दुनिया के टोटल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का 10% रहता है, लेकिन भारत में 12% है, कहीं और 8% है, कहीं 7% है। तो भारत में टोटल ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स मान लीजिए 10 या 12% है, बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। ये नहीं कि पूरे दुनिया भर के ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट्स का 50% से ज़्यादा भारत में रहता है, ये गलत है। हाईली स्किल्ड वर्कर्स, बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स पोज रिस्क, वो एक रिस्क प्रस्तुत करते हैं, एक जोखिम देते हैं टू एन इकोनॉमी लाइक इंडिया, भारत जैसे अर्थव्यवस्था के लिए। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं कही गई है, बल्कि ये कहा गया है कि आगे चलकर भारत डिपेंडेंट होगा हाई स्किल्ड वर्कर्स पे। ऐसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी जिनके अंदर हाई स्किल्स हो, हाई लेवल स्किल्स हो। What will be the most suitable title for the passage? क्या होगा सबसे suitable title for the passage के लिए? Poor health of Indians and economic growth, खराब स्वास्थ्य भारतीयों का और इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि, हेल्थ एंड इकोनॉमी, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, इंडियाज बिगेस्ट हेल्थ चैलेंजेस, भारत के सबसे बड़े स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ, इंडिया सिग्निफिकेंट चैलेंजेस टू इट्स इकोनॉमी, भारत के महत्वपूर्ण चुनौतियाँ जो इसकी अर्थव्यवस्था के लिए। तो भारत की महत्वपूर्ण चुनौतियों पर बात ही नहीं की गई इकोनॉमी के लिए, इसमें तो हेल्थ से रिलेटेड बात की गई। बिगेस्ट हेल्थ चैलेंज की बात नहीं, इकोनॉमी को लेकर बात हो रही है। हेल्थ एंड इकोनॉमी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन इससे बेहतर ये है कि पुअर हेल्थ ऑफ इंडियंस, भारतीयों का खराब स्वास्थ्य एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ की चर्चा है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन, दैट्स द बेस्ट वन। पीकी वायरस बेस्ट क्वेश्चंस है। Read the 4 sentences and tell me the right sequence. Look at the option. A cannot be the first sentence because none of the options starts with A. D से शुरू होने वाले 2 ऑप्शन दिखा रहे हैं। The emissions humans put into the atmosphere now will affect the climate. The emissions humans put into the atmosphere, जो emissions या उत्सर्जन हम लोग पुट इनटू द एटमॉस्फेयर, पर्यावरण में डालते हैं उत्सर्जन, नाउ अभी, विल अफेक्ट द क्लाइमेट, वो जलवायु को प्रभावित करेगा इन द मिडल ऑफ द सेंचुरी, इस सेंचुरी के मिडिल में, यानी 2050 तक एंड ऑनवर्ड्स, उसके बाद। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। टेक्नोलॉजिकल चेंज, टेक्नोलॉजी में बदलाव, मीन वाइल इसी बीच, कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूचर ट्रांजिशन मैंने आगे चलकर बदलाव, अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, कि हम फॉसिल फ्यूल से दूर जाएं, यानी कोयला पेट्रोल से दूर जाएं। तो उनसे जो फ्यूचर ट्रांजिशन है उसको बनाएगा चीप, सस्ता, और इट माइट नॉट। तो जो टेक्नोलॉजिकल चेंज है इस बीच कुड मेक, बना सकता है फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल से दूर हो, ऐसा फ्यूचर ट्रांजिशन उसको सस्ता बना सकता है, और इट माइट नॉट, यह हो सकता है सस्ता ना भी बनाए। लिविंग द वर्ल्ड विद अ टेरिबल चॉइस, छोड़ देगा दुनिया को विद अ टेरिबल चॉइस, एक बहुत ख़राब चॉइस के बीच, बिटवीन, इस बीच की शार्पली रिड्यूसिंग एमिशंस, कि बहुत तेज़ी से रिड्यूस किया जाए एमिशंस को एट ह्यूज कॉस्ट, बहुत ज़्यादा कीमत पर, और सफरिंग थ्रू द इफेक्ट्स ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, या जूझें, झेलें द इफेक्ट्स, प्रभाव ऑफ अनअबेटेड वार्मिंग, जो वार्मिंग कम नहीं हो पाए, अनअबेटेड ना हो, वार्मिंग बढ़ा ही रहे, उसके प्रभाव से जूझें। ये 2 ऑप्शंस के बीच में छोड़ देगा।
तो पहले कहा कि जो एमिशन हम लोग छोड़ रहे हैं अभी वो मिडिल ऑफ द सेंचुरी और उसके बाद हमें प्रभावित करेगा क्लाइमेट को। टेक्नोलॉजिकल चेंज इस बीच जो ट्रांजिशन है अवे फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल उसको सस्ता बना भी सकता है, नहीं भी बना सकता है, और नहीं बनाया तो पूरी दुनिया को छोड़ देगा इस टेरेबल चॉइस के बीच कि या तो जल्दी से एमिशंस कम करें बहुत ज़्यादा कीमत पर, ह्यूज कॉस्ट पे, या सफ़र करें, झेलें जो प्रभाव हैं अनअबेटेड वार्मिंग के वो। ठीक है, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस, दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती, दुनिया के लिए संभव नहीं है इस तरह का रेकलेसनेस। इस तरह का रेकलेसनेस मतलब इस तरह का बिना विचारे काम करना ऑन क्लाइमेट चेंज को लेकर। बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स फेल। बिजनेसेस, ऐसे बिजनेसेस जो हेज नहीं करती, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स, ये जो खतरा होता है अनसर्टेन आउटकम्स का, अनिश्चित परिणाम का, जो उसके लिए अपने को प्रोटेक्ट नहीं करती वो फेल हो जाती हैं। ठीक है ना। लास्ट में ही डी से सेंटेंस शुरू हो सकता है, डी, उसके बाद ए, सी, बी। डी में क्या है ना कि एमिशंस जो हम लोग छोड़ रहे हैं प्रभावित करेगा क्लाइमेट को बाय द मिडिल ऑफ द सेंचुरी एंड ऑनवर्ड्स। फिर ए, टेक्नोलॉजिकल चेंज इस बीच कुड मेक अ फ्यूचर ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल चीप, या तो हमारा जो फॉसिल फ्यूल से हम जो बदलाव करना चाहते हैं, दूर हटना चाहते हैं, उसको सस्ता बना सकता है, या शायद सस्ता ना बनाए। इस तरह से दुनिया को छोड़ देगा इस टेरिबल चॉइस के बीच कि शार्पली रिड्यूस करें हम एमिशंस को, उत्सर्जन को एट ह्यूज कॉस्ट, और सफ़र करें जो इफेक्ट्स है, प्रभाव हैं वार्मिंग के। फिर सी, जो बिजनेसेस दैट डू नॉट हेज अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स, और एक तुलना कर रहा है कि जो बिजनेसेस अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करती अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ अनसर्टेन आउटकम्स, अनिश्चित परिणाम को का जो जोखिम रहता है उसके लिए जो अपने आप को प्रोटेक्ट करके नहीं चलती वो फेल हो जाती हैं। और फिर बी कि द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड सच रेकलेसनेस ऑन क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह ये बिजनेसेस करती हैं कि फेल हो जाती हैं, द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड, दुनिया ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकता, दुनिया के लिए संभव नहीं है इस तरह का रेकलेसनेस, बिना विचारे काम करना क्लाइमेट चेंज को लेकर। सो डी ए सी बी इज द राइट आंसर। ऑल्सो टिल जुलाई द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये भी कि अच्छा अगर ऑप्शन आप देखें तो सी ऑप्शन क्या है, इनिशियल डेटा ऑन मेज इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिकेट सम एक्सेलरेशन। डी क्या है, बिसाइड्स, इसके अलावा। डी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। ए ऑल्सो, इससे भी सेंटेंस शुरू नहीं होगा। सी से सेंटेंस शुरू हो सकता है। तो डी और ए वाले ऑप्शंस तो ऐसे ही नहीं, क्योंकि डी शुरू हो रहा है बिसाइड्स, इसके अलावा, तो बिसाइड्स इसके अलावा तो तभी बोलते हैं जब पहले कोई बात हो गई रहती है, तो ये नहीं हो सकता। ऑल्सो ये भी कि टिल जुलाई, जुलाई तक, पहले कोई बात करेंगे तब ना भी बोलेंगे, तो ये दे नहीं हो सकता। बचा सी ऑप्शन से सेंटेंस शुरू हो सकता है। सी क्या है, इनिशियल डेटा ऑन मेज इकोनॉमिक एक्टिविटी, शुरुआती जो आंकड़े हैं मई महीने में जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई उसके शुरुआती डेटा इस मई के इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंडिकेट करते हैं, दिखाते हैं, संकेत करते हैं सम एक्सेलरेशन की, बढ़ोतरी हो रही है, तेजी आ रही है, एक्सेलरेशन हो रहा है थोड़ा। अब सी के बाद बिसाइड्स, इसके अलावा, अदर कंप्लायंस एंड कंजम्पशन लेड टेलविंड्स कुड लिफ्ट रेवेन्यूज इन द कमिंग मंथ्स। इसके अलावा कंप्लायंस, टैक्स भरना होता है ना, कंप्लायंस और कंजम्पशन लेड, तो कुछ लोगों को टैक्स भरना पड़ता है, कंप्लाई करना पड़ता है टैक्स रिजीम से। कंजम्पशन लेड टेलविंड्स, और जब उपभोग बढ़ता है उससे रिलेटेड जो टेलविंड्स हैं, कुड लिफ्ट रेवेन्यूज, वो रेवेन्यूज को बढ़ा सकती हैं इन द कमिंग मंथ्स, आने वाले मंथ्स, महीनों में। तो पहला सी की शुरुआती डेटा दिखाते हैं, जो मई का इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर शुरुआती डेटा दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं कुछ एक्सेलरेशन या गति बढ़ रही है। इसके अलावा जो दूसरे कंप्लायंस और कंजम्पशन लेड टेलविंड्स हैं, ये लिफ्ट कर सकते हैं रेवेन्यू को, आय को बढ़ा सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स। अभी श्योर नहीं है, पहले देखना पड़ेगा। ऑल्सो टिल जुलाई, ये भी कि जुलाई तक द रेवेन्यू डिपार्टमेंट इज अंडरटेकिंग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडरटेक कर रहा है स्पेशल 2 मंथ ड्राइव, खास तौर से 2 महीने का एक अभियान चलाने वाला है, टू टैकल इवेजन, टैकल करने के लिए इवेजन, टैक्स इवेजन एंड फेक रजिस्ट्रेशंस को। एज पर द S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, एज पर द S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स के अनुसार,
S&P कंपनी का नाम है, उसका जो ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है उसके अनुसार मैन्युफैक्चरर्स हैड देयर बेस्ट मंथ्स, मैन्युफैक्चरर्स का सबसे अच्छा महीना गया सिंस अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 के बाद से ये सबसे अच्छा महीना था। तो बी ही होगा, सी के बाद बी होगा। क्यों? क्योंकि सी में कह रहा है कि शुरुआती डेटा मई महीने का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस पर शुरुआती डेटा इंडिकेट करते हैं कुछ एक्सेलरेशन या गति बढ़ रही है। और ये डेटा कैसे पता चल रहा है? तो ये संस्था बता रही है कि एज पर द S&P ग्लोबल परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, उसके हिसाब से मैन्युफैक्चरर्स हैड देयर बेस्ट मंथ, उनका सबसे अच्छा महीना गया सिंस अक्टूबर 2020, अक्टूबर 2020 के बाद से। तो सी के बाद बी ही आ सकता है, डी नहीं। फिर डी, इसके अलावा जो दूसरे कंप्लायंस और कंजम्पशन लिंक्ड टेलविंड्स हैं ये आय बढ़ा सकते हैं इन द कमिंग मंथ्स। फिर ए, ये भी कि जुलाई तक रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है एक स्पेशल 2 महीने का अभियान चला रहा है टू टैकल इवेजन एंड फेक रजिस्ट्रेशंस को। सी बी डी इज द राइट आंसर। Next question is, it's a closed test, okay? India will dash the G20 summit from 1st December 2022. India will offer, India will lead, India will take place, India will chair. देखिए ऑफर मतलब देना, प्रदान करना, सामने देना। लीड मतलब आगे चलना, नेतृत्व करना। टेक प्लेस मतलब घटित होना। चेयर मतलब अध्यक्षता करना, चेयरमैनशिप करना। तो इंडिया विल चेयर द G20 समिट, भारत G20 समिट की अध्यक्षता करेगा फ्रॉम 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 से। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, ये जिम्मेदारी इज अ सिंबल ऑफ द वर्ल्ड्स इंक्रीजिंग फेथ, प्रतीक है भारत का जो बढ़ता हुआ फेथ है, भरोसा है, दुनिया का बढ़ता हुआ भरोसा है, उसका प्रतीक है। तो सिंबल ऑफ द वर्ल्ड्स इंक्रीजिंग फेथ है, प्रतीक है भारत दुनिया के बढ़ते हुए भरोसा का। इन इंडिया, भारत में, फॉर इंडिया, इनटू इंडिया, टू इंडिया, क्या होगा? तो इंडिया चेयर करेगा, अध्यक्षता करेगा G20 समिट का फ्रॉम 1 दिसंबर 2022, 1 दिसंबर 2022 से। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज सिंबल, और ये जिम्मेदारी एक प्रतीक है दुनिया के इंक्रीजिंग फेथ का, बढ़ते हुए भरोसा का, इन इंडिया, भारत में। टुडे, आज, there is an unlimited curiosity, unflinching curiosity, surprising curiosity, unprecedented curiosity in the world to know India. आज there is an unlimited मतलब असीमित, अनंत, unflinching जो आदमी थोड़ा भी, जैसे उसको दर्द हो तो थोड़ा भी मुंह न सिकोड़े, बिल्कुल भी दर्द सहने के लिए तैयार हो, बिल्कुल भी दर्द से घबराए ना, या उससे दिखाए ना कि मुझे दर्द हो रहा है। अनफ्लिंचिंग मतलब एकदम स्टोइकली, बिना दर्द को प्रकट करते हुए। सरप्राइजिंग आश्चर्यजनक, अनप्रेसिडेंटेड अभूतपूर्व, जैसा पहले कभी नहीं था। तो यही हो जाएगा कि टुडे, आज, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड क्यूरियोसिटी, एक अभूतपूर्व क्यूरियोसिटी या उत्सुकता है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, टू नो इंडिया, भारत को जानने के लिए, टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए, एंड कोलैबोरेट विद इंडिया, भारत से कोलैबोरेट करने के लिए, समन्वय करने के लिए, टू टेक ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, ताकि मानवता को आगे ले जाया जा सके। इट इज़ द डैश एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन, it is the privilege and responsibility of every Indian, it is the time and responsibility of every Indian, it is the pride and responsibility of every Indian to celebrate India's culture, कि भारत के कल्चर को, हेरिटेज को सेलिब्रेट करें विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ। देखिए, इट इज़ द टाइम फॉर होता है, इट इज़ द टाइम फॉर समवन होता है, टाइम के बाद ऑफ नहीं आता है। तो इसमें अपॉर्चुनिटी, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी ऑफ एवरी इंडियन नहीं, इट इज़ द अपॉर्चुनिटी, या इट इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी इंडियन। अपॉर्चुनिटी के लिए भी फॉर आता, टाइम के लिए भी फॉर आता, प्रिविलेज, इट इज़ द प्रिविलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडियन। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार है, प्रिविलेज है और जिम्मेदारी है भारत भारतीय का, टू सेलिब्रेट इंडियाज़ कल्चर एंड हेरिटेज, की भारत के संस्कृति और हेरिटेज को सेलिब्रेट करें विद द वर्ल्ड, दुनिया के साथ मनाएं उसको। ठीक है, there is a variety of
food items on the menu. What had you in breakfast today morning? You are not supposed to curse in front of your parents. She walks by day and sleeps by night. One of the best things about your friends is that they do not drink. Tell me, लोफी फैन क्लब इज आस्किंग सर पूरी क्लास यूट्यूब पर होगी क्या? नो, ओनली अ कपल ऑफ इनिशियल सेशंस. बाकी कोर्स खरीदना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे. देयर इज अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स ऑन द मेन्यू. आपको मालूम है कि देर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ब असली सब्जेक्ट ये होता है उसके हिसाब से. अब वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स का मतलब होता है कई तरह के फूड आइटम्स. इसके हिसाब से प्लुरल है ना, तो प्लुरल कंपैटिबल वर्ब लगाना पड़ेगा. देयर आर अ वैरायटी ऑफ फूड आइटम्स. कई तरह के फूड आइटम्स हैं, कई तरह के व्यंजन हैं ऑन द मेन्यू. मेन्यू में What had you in breakfast today morning? What did you have? आपने क्या खाया या what did you eat? For breakfast. For breakfast today morning नहीं, this morning. आज सुबह this morning, आज शाम this evening, आज रात tonight, this night नहीं, आज दोपहर this afternoon. today morning नहीं होता, today evening, today noon नहीं होता. today की जगह this morning, this evening, this noon होता है. You are not supposed to curse in front of your parents. You are not supposed. आपको मालूम है इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सीखा है आपने? You are not supposed to do something या you are supposed to do something मतलब वो करना है, करना उचित है, ज़रूरी है, नियम के अनुसार है, या नहीं करना है क्योंकि कानून, परंपरा, नियम कह रहा है कि नहीं करना है. तो कोई चीज़ परंपरा के हिसाब से, नियम के हिसाब से करना है, नहीं करना है, इसका ये अर्थ होता है. ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, उचित है, नहीं उचित है, ये बताता है. सो यू आर नॉट सपोज टू कर्स, यानी आपको कर्स नहीं करना है. कर्स मतलब गाली देना. आपको गाली या अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना होता है इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के समक्ष, अपने माता पिता के समक्ष. शी वर्क्स बाय डे एंड स्लीप्स बाय नाइट. वो काम करती है बाय डे, दिन दिन में. देखो बाय डे या इन द डे दोनों बोल सकते थे. ही वर्क्स बाय डे मतलब दिन दिन में काम करती है, एंड स्लीप्स बाय नाइट और रात रात में सोती है. ठीक है, नो एरर. वन ऑफ द बेस्ट थिंग नहीं, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स अबाउट योर फ्रेंड्स. तुम्हारे फ्रेंड्स के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ें उनमें से एक ये है दैट दे डू नॉट ड्रिंक, वो शराब नहीं पीते हैं. कि दे डू नॉट ड्रिंक, वो शराब नहीं पीते हैं. ये अच्छी बात है. गेट आउट.
Can you? All that I had was taken away from me. Then she finally passed her test, passed the test in her 5th attempt. Thanks to Maya. She went for shopping in the evening. But did not return till late night. What time was it in your watch then? नंबर 3 का हाँ, ये तो नो एरर होगा ही. गेट आउट, निकल जा बाहर. कैन यू? निकल सकते हो? जब आप एंग्री होकर के कोई इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं उसका क्वेश्चन टैग कैन यू हो सकता है. नो एरर. ऑल दैट आई हैड, सब कुछ जो आई हैड मेरे पास था was taken away from me, छीन लिया गया मुझसे. देन तब नो एरर. शी फाइनली पास द टेस्ट, वो अंततः पास कर गई टेस्ट. इन हर 5th अटेम्प्ट, अपने 5वें प्रयास में. थैंक टू माया नहीं, थैंक्स टू होता है. थैंक्स टू का मतलब होता है के कारण. थैंक्स टू माया, माया के कारण, माया की वजह से वो 5वीं बार में फाइनली एग्जाम पास कर गई. She went for shopping in the evening but did not return till late night. देखिए कुछ एक्सप्रेशंस हैं. गो शॉपिंग होता है, इधर लिख देता हूं मैं. गो शॉपिंग, गो फिशिंग, गो रनिंग, गो स्विमिंग, गो वॉकिंग, गो हिच हाइकिंग. हिच हाइकिंग क्या होता है? लिफ्ट ले लेकर कहीं पे जाना. गो हॉर्स राइडिंग, गो साइकिलिंग. ये फिक्स्ड एक्सप्रेशंस हैं. गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ स्विम, go for a run, go for a walk. तो जो लिखा ना कि she went for नहीं लगेगा. she went shopping, वो खरीदारी करने गई in the evening, शाम को. but did not return, लेकिन लौटी नहीं till late night, देर रात तक वो लौटी नहीं. What time was it? क्या बज रहा था? In your watch, तुम्हारी घड़ी में. हिंदी में रहता है तो इन लगा देते हैं, पर एक्चुअली by your watch होता है. What time was it by your watch? तुम्हारी घड़ी में क्या टाइम हो रहा था तब? Then, right?
My both eyes are swollen since this morning. I would rather Maya married with her doctor friend. She would sooner divorce me than accept these things. Then allow me such things. India's economic growth is dependent upon many factors, including this. I had no option but to resign. My both eyes are swollen since this morning. Both my eyes. ऐसा है कि किसी नाउन के पहले डिटर्मिनर्स का एक सीक्वेंस होता है. पहले ग्रुप बी डिटर्मिनर होता है, फिर ग्रुप ए डिटर्मिनर होता है. तो डिटर्मिनर का यूज़ आपने सीखा होगा. तो पहले आप देखिए ग्रुप ए डिटर्मिनर कौन कौन होते हैं. आर्टिकल्स एंड दी, determiner demonstratives this that these those, and the this that these those, और possessive determinants my your his her Maya's, ये possessive determinants हैं. ये तीनों ग्रुप ए डिटर्मिनर्स होते हैं. ग्रुप ए डिटर्मिनर्स बाद में आते हैं, ग्रुप बी डिटर्मिनर्स पहले आते हैं. तो माई बोथ नहीं, बोथ माई आइज, मेरे दोनों आंखें आर स्वोलन. और आर स्वोलन नहीं, हैव बीन स्वोलन, फूली हुई हैं. सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. I would rather Maya marriage with a doctor. देखिए I would rather एक स्ट्रक्चर है. I would rather, फिर यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है. बिल्कुल सही चल रहा है. I would rather Maya married. देखिए married ट्रांजिटिव वर्ब होता है. मैं ज़्यादा पसंद करूँगा कि माया शादी करे अपने डॉक्टर फ्रेंड से. मैरी somebody होता है, मैरी विथ या मैरी टू somebody नहीं होता है. ठीक है ना. She would sooner divorce. She would sooner divorce me than allow me such things. वो डिवोर्स देना, मुझे तलाक देना ज़्यादा पसंद करेगी than allow me such things, बजाय इन चीज़ों को अलाउ करने के. नो एरर है. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिपेंडेंट. भारत की आर्थिक वृद्धि जो है, आर्थिक विकास निर्भर करती है अपॉन नहीं ऑन मैनी फैक्टर्स, कई फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग दिस, समेत इसके समेत कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है भारत का ग्रोथ. आई हैड नो ऑप्शन बट टू रिज़ाइन.
मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कल बताया था हमने, आज चेक करने के लिए ये दिया हमने, कि मैंने सिखाया था कि नो अल्टरनेटिव, नो चॉइस, नो ऑप्शन के बाद बट जो है के अलावा, उसके बाद सिंपल इन्फिनेटिव टू लगता है। तो आपको याद है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए मैंने ये सवाल दिया। तो आई हैड नो ऑप्शन बट टू रिजाइन, मुझे रिजाइन करने के अलावा और कोई मेरे पास ऑप्शन नहीं था। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है ना। आई विल सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।